Hi everyone, welcome back to part 3 of this video series. इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अबाउट बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल डिस्कवरी, सेल थ्योरी और एक ब्रीफ ओवरव्यू सेल के स्ट्रक्चर का. इसके पार्ट 2 में हमने पढ़ा था अबाउट सेल वॉल एंड सेल एनवलप. इस पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिटेल स्ट्रक्चर एंड डिटेल फंक्शन ऑफ सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है. सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिन और इलास्टिक लिविंग बाउंड्री होती है सारे लिविंग सेल्स के अराउंड. और अगर हम सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर की बात करें तो दे आर सिलेक्टिव और सेमी परमिएबल इन नेचर. सिलेक्टिव और सेमी परमिएबल नेचर का मतलब है ये सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और सेल के बाहर पास करने देगा जिसकी सेल को जरूरत होगी. बाकी और कोई भी मॉलिक्यूल जिसकी सेल को जरूरत नहीं है वो ना तो सेल मेम्ब्रेन के पास होके सेल के अंदर आ सकता है और सेल मेम्ब्रेन से पास होके सेल के बाहर जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी के लिए ह्यूमन आरबीसी सेल्स को यूज किया गया और ह्यूमन आरबीसी की डिटेल स्टडी की गई यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब ह्यूमन आरबीसी की डिटेल स्टडी की गई तो इससे ये पता चला कि सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली बना होता है लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से. लिपिड्स में भी स्पेशली फॉस्फोग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. अब सेल में जितने भी ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं मतलब लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इनके अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए. बट उन सारे मॉडल्स में से जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. Fluid mosaic model was given by the scientist Singer and Nicholson in the year 1973. इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का कंटेंट होता है अबाउट 40%, प्रोटीन्स का कंटेंट होता है अबाउट 52% और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है अबाउट 1 to 2%. ये डायग्राम है गाइस एनसीईआरटी में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है. तो ये आपको याद रखना है कि इसमें पर्टिकुलरली इसकी लेबलिंग्स आपको याद रखनी है कि कहाँ पे इसमें लिपिड बाइलेयर है, कहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, कहाँ पे प्रोटीन्स है. ये सारी लेबलिंग्स आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. अब हम इन तीनों ही कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड का क्या फंक्शन होता है और ये कैसे सेल मेम्ब्रेन में अरेंज होता है. फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का मेन कंटेंट होता है या मेन कंपोनेंट होता है. और अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं. फॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट होता है पोलर हेड विच इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग. एक और कंपोनेंट होता है दैट आर नॉन पोलर टेल्स और टेल्स का नेचर होता है हाइड्रोफोबिक नेचर. हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग. तो जब फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में अरेंज होता है तो ये बाई लेयर की फॉर्म में अरेंज होता है. बाई लेयर में फॉस्फोलिपिड का जो पोलर हेड है मतलब जो हाइड्रोफिलिक है वो सरफेस पे प्रेजेंट होता है और जो नॉन पोलर टेल्स है मतलब जो कि हाइड्रोफोबिक है वो बाई लेयर के मिडिल रीजन में प्रेजेंट होती हैं. इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन की सरफेस फॉर्म करते हैं ये पोलर हेड्स और नॉन पोलर जो टेल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मिड रीजन में प्रेजेंट होती हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि टेल्स का नेचर हाइड्रोफोबिक होता है मतलब वाटर हीटिंग होती हैं और सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी मतलब साइटोप्लाज्म में वाटरी या एक्वस एनवायरनमेंट होता है. तो एक्वस एनवायरनमेंट या वाटरी एनवायरनमेंट से नॉन पोलर टेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉस्फोलिपिड ये बाई लेयर का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है. फ्लूइडिटी का मतलब है सेल मेम्ब्रेन को इलास्टिक नेचर और फ्लेक्सिबल नेचर प्रोवाइड करता है.
ये फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबल नेचर का मेन रीज़न ये है कि फॉस्फोलिपिड बना होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नेचुरल नेचर होता है कि ये लिक्विडी नेचर के होते हैं। लिक्विडी नेचर होने की वजह से फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये फ्लूइडिटी सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी उस केस में भी ज़रूरी होती है जब सेल को ग्रो करना होता है। ग्रो करने के लिए, सेल को अपना साइज इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी होती है सेल मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबल नेचर, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल नेचर नहीं होगा तो सेल अपनी बाउंड्री को एक्सपांड नहीं कर पाएगा, अपने सेल का साइज बड़ा नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से फॉस्फोलिपिड फ्लूइडिटी नेचर का होता है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल इजीली एक्सपांड कर पाए, इजीली ग्रो कर पाए। दूसरा टाइप का लिपिड जो सेल में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, दैट आर कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का होते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स अरेंज होती हैं मोज़ेक पैटर्न में। मोज़ेक का मतलब है इरेगुलर वे में ये अरेंज होते हैं। जैसे फॉस्फोलिपिड का एक प्रॉपर बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, वैसे प्रोटीन का कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल नहीं होता, स्पेसिफिक शेप नहीं होता, ये इरेगुलर वे में सेल मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं। अब अगर हम बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को साइंटिस्ट ने फ्लूइड वर्ड दिया था फॉस्फोलिपिड की वजह से, और मोज़ेक वर्ड दिया था प्रोटीन की वजह से, क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो फ्लूइडिटी नेचर के होते हैं और सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल नेचर प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटीन्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में मोज़ेक पैटर्न में अरेंज होते हैं। इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रोटीन और लिपिड के नेचर के बेसिस पे नाम दिया गया। अब प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, और इनका टाइप डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब उनको कितना ईजिली सेल मेम्ब्रेन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे प्रोटीन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, नेक्स्ट टाइप इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब वो है कि ये सेल मेम्ब्रेन में डीपली और इनसाइड प्रेजेंट होंगे, मतलब एम्बेडेड वे में प्रेजेंट होंगे, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन का अमाउंट होता है अबाउट 70% और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का अमाउंट होता है अबाउट 30%। ये डायग्राम है गाइस जिसमें स्पेसिफिकली मैंने इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को शो करने की कोशिश की है। टनल प्रोटीन्स आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन का, और पेरीफेरी मतलब आउटर सरफेस पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इनमें एक प्रोटीन स्पेशली मेंशन करूंगी मैं, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और ये हेलिकल वे में अरेंज होता है, और ये बाइंडेड होता है एक इंट्रिंसिक प्रोटीन से, दैट इज टनल प्रोटीन्स। अब हम इन दोनों ही प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं या फिर डीपली एम्बेडेड वे में अरेंज होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्योंकि फॉस्फोलिपिड से बहुत ही टाइटली बाइंडेड होते हैं, इसलिए इनको ईजिली सेल मेम्ब्रेन से एक्सक्रीट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि स्टेबल प्रोटीन, टनल प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के फर्दर एग्जाम्पल हैं ग्लाइकोफोरिन और पोरिन्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन की पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, और क्योंकि ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगे तो इनको ईजिली सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर सकते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में एक और प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये टाइटली बाइंडेड नहीं होते तो ये सेल मेम्ब्रेन में फ्रीली मूव कर सकते हैं, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन फ्रीली मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइटली बाउंडेड होते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स के फर्दर एग्जाम्पल हैं परमिएजेस और ट्रांसलोकेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक टाइप का हेलिकल साइटोसोलिक प्रोटीन होता है जो कि अटैच्ड होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन से।
थर्ड कंपोनेंट जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और जो मेजरली टाइप होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन, मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट होंगे और ये एक सेल को दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, इनके एग्जाम्पल होते हैं ब्लड एंटीजन्स, मतलब ए एंटीजन, बी एंटीजन, ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल, मतलब ये सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट करेगा जिसकी सेल को जरूरत होगी सेल के बाहर जाने में और सेल के अंदर आने में। तो इसके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है जिस भी पार्टिकल को सेल के अंदर लेकर आना है उसके लिए सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करेगा एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। एंडोसाइटोसिस में भी फर्दर दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है पिनोसाइटोसिस, मतलब अगर पार्टिकल लिक्विड है जिसको आपको सेल के अंदर लेकर आना है तो वो अंदर आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप एक लिक्विड पार्टिकल को अंदर लेकर आ रहे हो। और पिनोसाइटोसिस के लिए जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मटेरियल होगा वो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन से आके बाइंड होगा। सेल मेम्ब्रेन इसको अपने मेम्ब्रेन में एनक्लोज करेगा और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा विच इज कॉल्ड वेसिकल और पिनोसोम। फिर ये पिनोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और इसको जिस भी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर करना है या जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनेल की इसको रिक्वायरमेंट है ये उसके पास चला जाएगा। नेक्स्ट मेथड एंडोसाइटोसिस का है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस की हेल्प से जिस भी सॉलिड पार्टिकल को सेल के अंदर एंटर करना होगा वो एंटर करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सॉलिड पार्टिकल को सेल के अंदर लाया जा रहा है। इस प्रोसेस में भी एक्स्ट्रा सेलुलर जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन से आके बाइंड होगा। सेल मेम्ब्रेन इसको एक वेसिकल में एनक्लोज कर लेगा जिसको बोलते हैं फेगोसोम। सिमिलरली ये फिर फेगोसोम साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा। तो ये प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस। अब नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है जिस भी पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल को या जिस भी पर्टिकुलर पार्टिकल को सेल के बाहर एक्सक्रीट करना है तो वो एक्सक्रीट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस को इम्यूसाइटोसिस और सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस में भी साइटोप्लाज्म में जो भी वेस्ट मटेरियल है या जो भी पार्टिकल है जिसको सेल के बाहर भेजना है वो सबसे पहले एक वेसिकल में एनक्लोज होगा। फिर ये वेसिकल जाके सेल मेम्ब्रेन से बाइंड होगी तो वेसिकल की जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है और वेसिकल के अंदर जो भी पार्टिकल है या जो भी वेस्ट मटेरियल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या सेल के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो गाइस ये थे मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करता है। ये वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एक और ऑर्गेनेल के डिटेल स्ट्रक्चर और डिटेल फंक्शन के बारे में विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियोस यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे सेफ, बाय।